हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 8 मई 2023, जिसमें हम लोग देखेंगे 5 विश्लेषण संबंधी शुरुआत के प्रश्न। अंत में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट, इसके साथ करंट अफेयर्स के जितने भी पहलू होते हैं जो वन लाइनर जो फॉर्मेट में पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे प्रमुख निधन एवं नियुक्ति, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल विशेषांक के साथ साथ जितने भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होता है उसको डेली फॉर्मेट में प्रत्येक सीरीज में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपके आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो तो आपका ये करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स का जो टॉपिक है, ये सीरीज है, आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस दैनिक समसामयिक की। तारीख है 8 मई 2023 के ये पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम। सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक पार्क कहते किसको है, ये उद्देश्य क्या है, इसका तो बाद में हम चर्चा करेंगे ही। पहले वन लाइनर फॉर्मेट जो क्वेश्चन एग्जाम में छप सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो देख लो। दोस्तों, ये जो लॉजिस्टिक पार्क अगर पूछेगा कि कहाँ बनाया जा रहा है, ये भारत का पहला मल्टी मॉडल का अर्थ होता है कि मल्टी मॉडल मतलब एक जगह आपको सारा सुविधा, यानी एक ही फॉर्मेट में, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सुविधा मिलेंगे, उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। तो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जा रहा है असम में। और असम के किस जगह पे? तो जोगी घोपा में। अगर हम लागत की बात करें दोस्तों, तो इसमें 693.97 करोड़ रुपया इसमें लागत का अनुमान है। यानी ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है असम में बनाया जा रहा है, इसमें टोटल लागत कितना आएगा? तो 693.97 करोड़। ये क्या करेगा? तो दोस्तों, ये इसका काम है कि भारत के जितने भी परिवहन के साधन है, जैसे भारत में कितने प्रकार से आप परिवहन होता है, तो 4 प्रकार से। एक स्थल मार्ग से, एक आपको वायु मार्ग से, एक पानी यानी कि जल मार्ग से, और एक आपको रेल मार्ग से मिलेगा। तो परिवहन के जितने भी साधन है तो सबको क्या करना है, परिवहन के भारत में परिवहन के सभी साधन को सीधा कनेक्ट करना है, यानी सीधा संपर्क में लाना है। ये अगर आपसे पूछे कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान मंत्री अभी सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उनके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कोई जो लॉजिस्टिक पार्क है इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। तो उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो देखो, मेन उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र आई मीन्स भारत के जितने भी पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ जो पड़ोसी देश, एक भूटान हो गया और एक नीचे से बांग्लादेश हो गया, यहाँ क्या करना है कि परिवहन के नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। यानी कि भारत का मेन लैंड से पड़ोसी देश बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ जो इनका अपना खुद का राज्य पूर्वोत्तर है, सब में वेस्ट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मेन इसका ये उद्देश्य है। अगर हम बात करें कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये किस परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, तो भारत में एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना के तहत ही इसे विकसित किया जा रहा है। अगर देखो दोस्तों, इसका काम है मल्टी मॉडल, यानी कि एक ही जगह आपके परिवहन के सारे साधन उपलब्ध हैं। रेल हो गया, जल हो गया। तो बात करो, देखो, स्थल है तो रेल तो पहुंच गया, वायु मार्ग के लिए आप लोग एयरपोर्ट बना लोगे, उसके बाद रोड बना लोगे, लेकिन इसके साथ जल मार्ग के लिए क्या करोगे? तो किसी नदी के किनारे होना चाहिए ना। तो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यानी बंदरगाह को डेवलप करना है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये अवस्थित है। यहाँ आपको जितने भी मॉडल है, मल्टी मॉडल में जैसे कि बात करें कि क्या क्या आपको मिल सकते हैं, तो बड़े बड़े गोदाम हो गए, रेलवे साइडिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, यार्ड हो गया, वर्कशॉप हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, यानी जितने भी एक सुविधा, यानी परिवहन के दौरान जितने भी चीज अवेलेबल, हर चीज आपको इसी पार्क में अवस्थित होंगे, मिलेंगे। जिससे क्या कारण है, सब मिला के कुल बात है कि परिवहन में तेजी लाना है। यानी अगर हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो मेन इसका उद्देश्य है कि भारत में जो परिवहन लागत क्या हो जाता है कि एक जगह देखो,
भारत में किसी चीज का उत्पादन, चाहे कहीं भी देश में अगर उत्पादन होता है तो उत्पादन से ज्यादा होता है कि उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना। और उपभोक्ता तक पहुंचाने में मतलब कहीं का अलग राज्य में किसी चीज का निर्माण हुआ और आपके यहाँ मान के चलो गुजरात में हो रहा है और आपको अरुणाचल में ले जाना है सामान को पहुंचाने के लिए, तो आपको कितना ट्रेन मार्ग से ले जाओगे, स्थल मार्ग से ले जाओगे, यानी और चाहे वायु मार्ग से ले जाओगे, तो इसमें लागत क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो भारत में इससे रसद लागत बहुत ज्यादा हो जाता है, खर्चा यानी कि जो पूंजी ज्यादा लग जाता है, तो इसको कम करना मेन उद्देश्य है। यानी एक ही जगह आपको सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो आपको अलग परिवहन करने की आवश्यकता नहीं हो। लॉजिस्टिक पार्क है ये 100 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र में विकसित होने वाला एक सुविधा है, जिसमें परिवहन के सभी साधन के तरीकों के पहुंच, गोदाम, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था, जिसके कारण माल ढुलाई का क्या होगा, वितरण होगा, परिवहन अच्छा होगा, भंडारण अच्छा होगा, ये इत्यादि जितने भी पदार्थ है, यानी कि जितने भी मेन कार्य, इसका उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवहन को क्या करना है, लागत को कम करना है। अगर हम बात करेंगे महत्व की, तो इस पार्क के निर्माण के बाद भारत में जो है अनुमान लगाया गया है कि जितने भी लागत है, उच्च रसद लागत का क्या होने की, कम होने की संभावना है, उत्पादन लागत। अगर हम बात करें ये कहाँ बनाया जा रहा है, असम में, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अब हम लोग कुछ असम के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। असम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्जाम में वो स्टैटिक वे में पूछे जाते हैं। दोस्तों, असम का पुराना नाम कोई पूछे तो कहेंगे कामरूप है। असम में क्या है, देश का पहला खनिज तेल प्राप्त हुआ था, और ये कहाँ प्राप्त हुआ था, तो डिगबोई क्षेत्र में। अतः असम को तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, असम में दो चीज है, एक तो आपको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलेगा, वो माजुली द्वीप जो असम में ही है, और सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें वो भी असम में उमानंद है, जो गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी यानी असम में स्थित है। असम में चाय के लिए उत्पादक, चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ कामाख्या जो मंदिर है वो असम में के गुवाहाटी में ही अवस्थित है, कामाख्या। अगर आपसे पूछे भूपेन हजारिका, तो असम के एक व्यक्ति के नाम पे भूपेन हजारिका ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, तो भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहाँ है, असम में है। इस प्रकार से असम से जितने सारे फैक्ट हैं आप इसे देख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय कंपनी ने म्यांमार बंदरगाह में अपना शेयर को बेचा है? ऑप्शन ए रिलायंस, अडानी पोर्ट, वेदांता ग्रुप, नवयुगा। ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अडानी पोर्ट ग्रुप। अब अडानी पोर्ट ग्रुप दरअसल हुआ क्या था कि जब फरवरी 2021 में 1 फरवरी 2021 को वर्तमान में म्यांमार की सरकार, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो आंग सान सू, तो वहां के जो सेना था, सेना के द्वारा शासन को सत्ता पे काबिज करके, यानी सैन्य तख्ता पलट करके वहां के वर्तमान की सरकार को आंग सान सू की जेल भेज के उसे अपदस्थ कर दिया गया था। जिसके बाद 2022 ईस्वी में अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी के द्वारा घोषणा किया गया था कि वो जो ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, इसे वो बेचने का घोषणा किया था। तो वर्तमान में उसे $3 मिलियन में ये सौदा पूरा हुआ है, और फाइनली ये सौदा जो है $30 मिलियन में पूरा हुआ। और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि ये जो गौतम अडानी है, इसके बारे में अब ये हाल ही के वर्ष 2022 की अगर बात करें तो दुनिया के ये सेकेंड 10 यानी दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए थे। लेकिन एक रिपोर्ट आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इनके शेयर में इतना गिराया कि आज के डेट में कहीं भी लिस्ट में आपको ये नजर नहीं आएंगे। तो ये जो सबसे बड़ा इनके जो अर्श से फर्श तक लाने में सबसे बड़ा जो किसका योगदान है, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पे लाया गया था। तो ये अडानी ने हाल ही में घोषणा किया है म्यांमार में जो बंदरगाह है उसे बेचने का। अगर हम बात करें म्यांमार हमारे लिए जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और यहाँ म्यांमार आसियान कंट्री है। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अब आप इसे मैप पे समझो। दोस्तों आप लोग को मालूम है, देखो ये आपको भूटान नजर आएंगे, नीचे आपको बांग्लादेश नजर आएंगे, और इधर आपको नेपाल, और इसके ऊपर आपको चाइना नजर आएंगे। तो ये क्या है कि भारत का ये मेन लैंड है, और ये पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं। ये दोनों से अगर सड़क मार्ग से संबंध की बात करें तो भारत इस रास्ते से अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाता है। और ये जो इतना पतला रास्ता है, इस पतले रास्ते को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चाइना क्या कहते हैं, चाइना जो है इस पूर्वोत्तर राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित करने
के लिए उसका विस्तारवादी नीति होता है कि इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कैसे वो कायम करे, यानी हड़प की नीति के तहत। तो वो हमेशा कोशिश में रहता है कि इस चिकन नेक को तबाह कर दे, तोड़ दे, ताकि भारत अपने मेन लैंड से, भारत की इस पूर्वी यानी पूर्वोत्तर जो जमीन है क्षेत्र में अपना जो है वो कनेक्टिविटी वो खो दे। तो इसके लिए भारत को हमेशा यहाँ पे सुरक्षा एकदम पूरा चुस्त करना होता है, और भारत का ये हमेशा डर रहता है चिकन नेक को लेकर कि कहीं ये टूट न जाए तो मेरा जो है ये कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर क्षेत्रों से क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि मैं एक पड़ोसी देश, एक बांग्लादेश और यहाँ हो गया म्यांमार, दोनों से एक समझौता हाल ही के दिनों में किया है, जिसके तहत बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और म्यांमार का ये सितवे बंदरगाह, इसको भारत के सहयोग से विकसित करके क्या किया गया है, भारत अब माने अल्टरनेट ये अपना रास्ता में इस चिकन नेक से न जाके भारत अल्टरनेट रूप से यहाँ सामान पहुंचाएगा और इधर चटगांव में पहुंचाएगा। उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते मेन लैंड यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन है इसके, इस अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचने के लिए रास्ते को कामयाब किया है। इस प्रकार भारत और म्यांमार के बीच सितवे बंदरगाह पे क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ये इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। यही वर्तमान में जो मिलिट्री लीडर है जनरल मिंग आन हलिंग, अभी ये वर्तमान वहाँ के क्या है प्रधानमंत्री, ये आंग सान सू की हरा के क्या कर दिया गया था, उसे सैन्य तख्ता पलट करके उसे अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, यूएई, मालदीव और जापान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने समकक्ष जिनका नाम है मारिया दीदी, दोनों ने मिलकर तटरक्षण यानी कोस्ट गार्ड प्रतिष्ठान के क्या किया है, निर्माण की शुरुआत की है। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? देखो दोस्तों, ये जो मालदीव है, मालदीव के बारे में अगर लोकेशन की बात करें तो देखो इंडिया के अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आपको म्यांमार अवस्थित है। श्रीलंका से बिल्कुल आप इधर देखो पश्चिम की तरफ तो आपको यहाँ पे मालदीव नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का क्या है, समूह है। आखिर ये इसका उद्देश्य क्या है? ये तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप करना ये प्रतिष्ठान आखिर क्या है, क्यों ये भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा जो क्षमता है उसको बढ़ाना, यानी समुद्र में जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस पे बल दिया गया है। अब सुरक्षा किससे बढ़ाना है इसको आप समझो। आप लोग को मालूम है कि ये चाइना है, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति यानी मोतियों की जो माला नीति के तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरने का हमेशा प्रयास करता है। इसके तहत वो वहाँ पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है, इधर म्यांमार को थोड़ा सा बहला फुसला रहा है, बांग्लादेश में पहुंच बनाना चाहता है, श्रीलंका में, उसका मालदीव में भी, यानी इतने सारे क्षेत्रों में वो क्या करता है कि तरह तरह के परियोजना यानी सब देश को कर्ज के जाल के नीति में फंसाकर तरह तरह के वहाँ परियोजना लाता है, युद्धपोत भेजता है और युद्धपोत भेजने से दूसरे देश को अपने के ऊपर वो आश्रित करता है, जिससे क्या होता है ये चाइना के कर्ज जाल में जाके क्या होता है कि भारत को घेरने का प्रयत्न रहता है चाइना का। अब भारत को क्या करना है, काउंटर करना है। अब काउंटर करने के लिए भारत सरकार अब जब यहाँ अपना डेवलप करेगा तो चाइना का यहाँ से उपस्थिति यहाँ से गायब हो जाएगा और चाइना की स्थिति गायब होगा तो भारत मालदीव में विकसित करेगा, श्रीलंका में विकसित करेगा, म्यांमार के साथ अच्छा संबंध रहेगा, जिससे चीन से यहाँ की उपस्थिति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और वहाँ के उसे जो मोतियों की माला नीति है उससे भारत का क्या निजात मिल सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में जाति गणना को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार में यानी बिहार में जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना को क्या कर दिया, रोक लगा दिया है। जातिगत जनगणना बिहार में कराई जा रही थी जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था। इसे वर्तमान प्रभाव में हाई कोर्ट ने इसे क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया
दिया है। अब हम लोग समझेंगे इस जनगणना। देखो दोस्तों, अगर कुल मिला के जनगणना की बात करें तो जनगणना में व्यक्तियों की गणना की जाती है, आंकड़े जुटाया जाता है। अगर थोड़ा इतिहास की बात करें वन लाइनर फॉर्मेट में, तो अभी तक भारत में 2011 तक टोटल 15 जनगणना हो गया है। यानी भारत में कितना जनगणना हुआ है? 15। शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों? तो 1872 ईस्वी से शुरुआत हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन 1881 ईस्वी से इसकी नियमित जनगणना होने लगी। यानी प्रत्येक 10 वर्ष पे जो जनगणना होता है इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी से हो गई थी। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना। दोस्तों, जातिगत जनगणना ये नया मुद्दा नहीं है। ये 1881 ईस्वी से जब नियमित जनगणना हो रहा था तो उस वक्त से जाति आधारित जनगणना होते थे, सभी जाति की अलग अलग गणना होती थी, और ये सिलसिला दोस्तों 1931 ईस्वी तक चला था। 1931 ईस्वी तक चला, और उसके बाद की जो जनगणना हुई 10 वर्ष बाद 1941 ईस्वी में, इसमें भी गणना हुआ था जाति का, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया था। फिर इसके 10 वर्ष बाद 1951 ईस्वी में, यानी आजाद भारत, यानी भारत जब आजाद हुआ तब जो भारत में जनगणना हुआ, उस वक्त जातिगत जनगणना नहीं हुआ, बल्कि अगर जाति की बात करें तो SC ST की अलग से गणना तो हुई, लेकिन जो अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग है यानी OBC वर्ग है, इनका गणना नहीं हो पाया था। तो वर्तमान में OBC समुदाय के द्वारा जातिगत जनगणना की हमेशा मांग किया जा रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि दोस्तों देखो, ये दो फैक्ट हम लोग जान लिए कि कितने नंबर की जनगणना है। जातिगत जनगणना सही या गलत है? दोस्तों, हम इसका दोनों पहलू देखेंगे। कुछ पॉजिटिव भी पहल है, कुछ निगेटिव भी है। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें दोस्तों, जातिगत जनगणना का डिमांड क्यों है और ये क्यों फायदेमंद है, हम इसका निगेटिव परिणाम भी देखेंगे। जातिगत जनगणना का अगर हम फायदे हम देखते हैं, ये इससे क्या होता है कि नीति निर्माण में सहायक। अब नीति निर्माण में सहायक कैसे होगा कि देखो, वास्तविक आंकड़ा मालूम होगा, जाति का और उपजाति का वास्तविक आंकड़ा मालूम होगा, जिससे क्या होगा कि सरकार को नीति के लिए, यानी नीति कोई भी नियम बनाना है उस खास जाति के लिए, तो योजना लाने में क्या होगा, सुविधा होगी, आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य से पहला काम क्या है कि नीति निर्माण में क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर जाति है उसका आंकड़ा अगर स्पष्ट आ जाता है तो सरकार उससे क्या करती है, समानता लाने, यानी सभी में समानता लाने का प्रयास करेगी। और समानता जब आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि समाज में निम्न जो वर्ग है उसका प्रकटीकरण होगा और सामाजिक मिथक टूटेगा, और समाज में क्या हो गया कि जो नीचे तबके के लोग हैं यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, तो उनका आंकड़ा आने से उनके लिए अच्छे से क्या होगा, नीति निर्माण किया जाएगा, उनके फायदे के लिए अलग अलग से योजना बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से जातिगत जनगणना सही। लेकिन अगर हम जातिगत जनगणना के निगेटिव पहलू को देखें कि नकारात्मक पक्ष क्या है, तो दोस्तों नकारात्मक पक्ष की बात करें तो पहला इसका काम होगा कि जातिगत जो जनगणना है, अगर ये आंकड़ा आ जाता है तो इससे सबसे पहला काम है कि राजनीतिक दुरुपयोग होगा। यानी जितने भी पॉलिटिशियन है इसका राजनीतिक दुरुपयोग करेंगे। अब दुरुपयोग कैसे करेंगे कि जाति के आधार पे जब उनका आंकड़ा आ जाएगा तो देखेंगे कि कहाँ मेरा वोट बैंक है, यानी वोट बैंक की राजनीति अभी भी फिलहाल है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति शुरू होगी ही, लेकिन नए नए राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आएगा। अब नया नया राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आएगा, इसके बाद क्या होगा कि जब आरक्षण की भी मांग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब आरक्षण की मांग बढ़ेगी तो जिसके कारण क्या होगा कि जातिगत भेदभाव तो ज्यादा बढ़ने लगेगा। अब जातिगत भेदभाव बढ़ने लगेगा तो भारत की जो अखंड भारत क्या है, समानता, यहाँ पे जो विविधता है, भाईचारा है, ये जब सब समाप्त होने लगेगा, इस प्रकार से भारत का लोकतंत्र खतरे में आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से जातिगत जनगणना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को आप देखना। किसी एक पक्ष के आधार पे आप ये नहीं कह सकते हो जातिगत जनगणना गलत है, और एक पक्ष के आधार पे आप ये नहीं कह सकते हो कि जातिगत गणना सही है। तो इस प्रकार से जातिगत जनगणना का ये दोस्तों ये इतिहास है। प्रश्न इस प्रकार कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी जॉस बटलर। दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ, जॉस बटलर है, और उसका ऑप्शन डी रोहित शर्मा। दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर आजम। पिछले दिनों बाबर आजम के बारे में एक और रिकॉर्ड आया था कि सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला ये दूसरा एशियाई व्यक्ति बना था। पहला एशियाई व्यक्ति कौन था? विराट कोहली, जबकि ये 277 पारी में बनाया था, दूसरा व्यक्ति बना था। हाल ही के दिनों में ये क्या एक रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तानी बल्लेबाज कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। तो कुल कितना पारी में? तो 97 पारी में ये 5,000 रन बनाने का रिकॉर्ड था। तो क्या आखिर ये किसी का रिकॉर्ड तोड़ा होगा? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का एक बल्लेबाज है हाशिम आमला। हाशिम आमला के 101 पारी में ये रिकॉर्ड हाशिम आमला के पास 101 वनडे पारी में 5,000 रन बनाने का था। वही तीसरे नंबर और चौथे नंबर की बात करें तो विराट कोहली और वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज विलियम रिचर्ड्स। अगर हम बात करें दोनों 114 पारी में, अगर पांचवें नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर के द्वारा 115 पारी में ये रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इतना रिकॉर्ड बाबर आजम से जुड़ा है। एक और रिकॉर्ड बाबर आजम इस दिनों में बनाया है कि सबसे कम पारी में तो 5,000 रन बनाया ही है, साथ ही साथ सबसे कम पारी में ये 18 शतक का रिकॉर्ड भी बनाया है। यानी 18 शतक तक लगाने में जहां ये 27 पारी लिया, वही हाशिम आमला जो था 18 शतक बनाने में वो 102 पारी लिया था। तो इस प्रकार से बाबर आजम का रिकॉर्ड है। आगे फिर क्या है कि इस श्रृंखला न्यूजीलैंड को हराकर वर्तमान में पाकिस्तान पहली बार वनडे में पहला रैंक स्थान यानी प्राप्त किया है। ये भी एक करंट न्यूज है। इतना सारा जो था मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख नियुक्ति एवं निधन। जैसे मार्क निकोलस जो है मेरीलबोन जो है एमसीसी यानी कि मेरीबोन क्रिकेट क्लब के क्या बनेंगे? अगले अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों ये मेरीबोन क्रिकेट क्लब क्या है? जैसे कि भारत के क्रिकेट क्लब बीसीसीआई है, इस प्रकार जो है वर्ल्ड में पूरे विश्व में जितने भी प्रतिष्ठित क्लब है उसमें सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट किन्हें माना जाता है? तो एमसीसी मेरीबोन क्रिकेट क्लब है। ये कहाँ है? तो लंदन में है। इसे लॉर्ड्स का क्या कहा जाता है? मालिक। और लॉर्ड्स के बारे में, लॉर्ड्स मैदान आप लोग जानते हो ना। अगर हम क्रिकेट की घर की बात करें तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का घर कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की शुरुआत में कहां से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था, और इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का घर कहा जाता है। अगला है अजय बीन बने एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। ये आपके वन लाइनर फॉर्मेट हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति के जो सलाहकार एक बने हैं, वो जो भारतीय मूल की कौन है? नीरा टंडन। तो नीरा टंडन जो है भारतीय मूल की है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति की घरेलू नीति के क्या बनी है? सलाहकार। ओलंपिक पदक विजेता जिसका नाम है धावक है। ओलंपिक पदक विजेता एक अमेरिकी धावक है, वो जो कि विश्व चैंपियन था, उसका नाम था टोरी बॉबी। एक महिला है, धावक है, उनका 32 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। दोस्तों ये जो 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में चैंपियन बनी थी। 2017 में विश्व चैंपियन का ताज इसे पहनाया गया था, और 2016 में इसका रिकॉर्ड था 3 गोल्ड मेडल जीतने का। इसका 32 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। खेल विशेषांक के तौर पे देखें तो ओलंपिक स्वर्ण पदक, गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब अपना रिकॉर्ड बना के जो गोल्ड मेडल जीता था। तो वो हाल ही में 2023 में डायमंड लीग में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल किया है। तो डायमंड लीग का गोल्ड चैंपियन कौन बना है? गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो नीरज चोपड़ा। अगला है दोस्तों ओलंपिक में रजत पदक विजेता एक है निजेल अमोस। इस पर जो है डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया। दोस्तों ये कहाँ का खिलाड़ी है? तो अफ्रीकी महादेश बोत्सवाना का खिलाड़ी है। 100 मीटर के यानी कि 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में 2012 में लंदन ओलंपिक जब हुआ था तो उसमें ये सिल्वर मेडल विजेता था। इसे एक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन करने के मामले में 3 साल का इसके ऊपर क्या लग गया है? प्रतिबंध लग गया है। अगला महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें दोस्तों, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये फ्रांस में बास्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों दरअसल बात क्या है कि फ्रांस की क्रांति की जब शुरुआत हुआ था 1789 ईस्वी में, तो तत्कालीन जो कारण था जहां से क्रांति की शुरुआत हुआ था वो बास्टिल एक जेल था। जेल में क्या हुआ था? वहां के क्रांतिकारियों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा उसे क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था, और वहीं से फ्रांस जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया
था। तो उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक साल वो परेड को स्थापित करता है, परेड जारी करता है। तो उस परेड में मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल होंगे? तो मोदी जी इस बार शामिल होने वाले हैं। अगला है अनुराग ठाकुर ने लॉन्च की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। अब 2022 क्यों है? क्योंकि एक साल कैंसिल हो गया था, 2023 में हो रहा है, लेकिन ये है कौन बोला? 2022 का। इसका लोगो जारी किया है। इसके साथ साथ शुभंकर का नाम क्या है? तो मैंने बात किया था जीतू। ये जीतू क्या है? वहां का एक जानवर जिसका नाम है बारहसिंहा। तो बारहसिंहा के प्रतीक के रूप में एक शुभंकर जीतू को लॉन्च किया गया है। मशाल, एंथम और जर्सी को जारी किया गया किसके द्वारा? खेल मंत्री एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, जिस वक्त ये हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी वहां मौजूद थे। अगर हम बात करें प्रमुख दिवस का, तो 7 मई 2022 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगला बात करते हैं 6 मई का, जो रिवीजन क्लास करंट अफेयर्स का हम लोग अंत में देख लेते हैं दोस्तों। फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर था रोनाल्डो। वही दूसरा नंबर पे मेसी और तीसरा नंबर फ्रांस का एम्बापे था। उसके बाद था राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे अभिनव राज्य, तो कर्नाटक था। तीसरा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए, टोडी क्या था? वो जो तार के पेड़ से जो उतारा जाता है उसके लिए एक नई बीमा योजना लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण, ये जो इस बार हो रहा है, कौन सा संस्करण है? तीसरा। अगर बात करें पहला तो उड़ीसा में हुआ था, दूसरा कब हुआ था? तो 22 में हुआ था, जिसका बेंगलोर में हुआ था। ये तीसरा संस्करण कब हो रहा है? 2023 में, लेकिन इसे 2022 के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये क्लास समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।